सरकारी नौकरियों में आरक्षण क्यों होता है, प्रमोशन में भी आरक्षण क्यों, जिनका पदोन्नति का आधार बनना चाहिए, नौकरी की मारामारी क्यों है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए, नेतृत्व को आरक्षण प्रभावित करना, हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। इस कथन से आप कितने जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, सामान्यीकरण होना चाहिए, या जातीय पहचान को मजबूत किया जा रहा है, समाज को जोड़ता है या फिर अलग अलग पहचान में स्थायी बनाता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं आपके सामने। और आज जो है हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी शिक्षा और प्रतिभा के बारे में, और आज हम जो बात करने वाले हैं रोजगार और पदोन्नति के बारे में बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। और फिर हमारे बीच वही मौजूद हैं हमारे जो जिनको कह सकते हैं कि इस फील्ड में और बहुत ही अच्छी जानकारी जो आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, एक अच्छे जिसको कहते हैं जनता पसंद करती है, और जनता जो है एकदम कनेक्ट होने का करती है, एकदम जुड़ने का, कि कुछ जानकारी को डीप से गहराई से जानकारी लेना और जानकारी को सुनना पसंद करते हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारी इस खास बातचीत में। और आज जो हम बात कर रहे हैं रोजगार और पदोन्नति के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण क्यों होता है। देखिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बहुत बड़ी वजह थी। सरकार है ना, सारी नीतियों को कंट्रोल करती है। सब जो नीति बनती है वेलफेयर के लिए, क्योंकि सरकार टैक्स लेती है जी, तो सरकार का पूरे देश पर कब्जा होता है, प्रभु सत्ता, सॉर्विंग स्टेट बोलते हैं ना, तो सरकार सब कुछ है। तो सरकार में सब वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जी। अब ऐसा हो कि सरकार कुछ जाति, खास जाति के लोग ही चलाने लग जाएं, या उसी में सरकारी पदों में लोग बैठे, तो बाबा साहब ने सोचा होगा ऐसा कि भाई ऐसे तो हमारी तो कोई बात सुनेगा ही नहीं। वो देखिए, जाके पैर ना फटे भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसको दर्द होता है वही तो समझता है। जिसने देखा होगा भेदभाव, जिसने महसूस किया होगा, जिसने डिस्क्रिमिनेशन सहा होगा, उसको पता होगा। जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसने देखा नहीं, वो क्यों उसको उतना संवेदनशील होगा उसके लिए। हो सकता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे के दर्द को महसूस कर लेते हैं, वो बिरले ही होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों में ऐसा नहीं होता कि अपना ही दर्द महसूस करते हैं, अपना ही पीड़ा दिखती है उनको, दूसरों की पीड़ा ज्यादातर लोगों को नहीं दिखती। तो सरकार क्योंकि सबकी पीड़ा हरने के लिए तो सब वर्ग होने चाहिए। अब सब वर्ग आएंगे कैसे? क्योंकि आपने सदियों तक ऐसा समाज बनाया जिसमें कुछ लोग बिल्कुल ही, उनकी बुद्धि का भी विकास नहीं हो पाया, उनको अवसर ही नहीं मिला, उनकी सोच का सब कुछ को आपने एक तरीके से उनको कह दिया, उनको समझा दिया, उनको मनवा दिया कि हाँ वो है ही निचले। उन्होंने खुद भी मान लिया जी। तो वो जो आदमी खुद से मान लेता है, क्योंकि खुद से अगर आप अपने आप को कमजोर मान लेंगे तो फिर आपको कोई नहीं उठा सकता। तो ऐसे दिमाग में भर दिया गया, लेकिन उसको तोड़ने में समय तो लगेगा। धीरे धीरे लोगों को सरकार में अवसर देना पड़ेगा, सरकारी नौकरी में अवसर देना पड़ेगा, क्योंकि वो सब सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसीलिए रिजर्वेशन की जरूरत हुई कि सभी वर्ग एक तरह से घुस जाए। और रिजर्वेशन को उन्होंने ये नहीं कहा कि रिजर्वेशन जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी वाला कॉन्सेप्ट नहीं कहा था रिजर्वेशन का मतलब। उन्होंने ये कहा था कि भाई प्रोटेक्ट करना है कि समाज में ये भी लोग आ जाए। 10, 15, 20% तक रिजर्वेशन दे दिया उन्होंने। और इसमें ये लोग भी जो बिल्कुल नहीं है, ये आ जाएंगे थोड़े थोड़े, फिर धीरे धीरे ये आप आ जाएंगे, अपनी प्रतिभा पे आ जाएंगे। चलो ये बात तो ठीक है नौकरी की, लेकिन नौकरी में प्रमोशन में भी आरक्षण क्यों दिया गया? अब इसमें दो तरह के तर्क है। प्रमोशन में इसलिए आरक्षण दिया गया, फिर वही कहते हैं ना कि एक कोई अजीत भारतीय उसने कहा कि जो कमजोर है बैसाखी से जो चलना सीख गया वो हर जगह बैसाखी ही मांगेगा। उसका एक मैं भूल गया हूँ, पूरी तरह से एक एग्जांपल देता है कि भाई एक लॉलीपॉप दे दी उसको तो वो वहां से वहां तक पहुंच गया, उसके बाद फिर लॉलीपॉप मांगने लगा। जब किसी को सरकारी नौकरी मिल गई तो वो ये दलील देता है कि ऊपर क्योंकि एक जाति के लोग बैठे हुए आपस में फैसला कर लेते हैं कि इसको इसको प्रमोशन नहीं देना है, और दूसरे अपनी जाति वाले को ऊपर उठा लेते हैं। इसलिए वहां भी हमें रिजर्व करोगे, हमारा भी रिजर्वेशन के जरिए प्रमोशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसका कोई अंत नहीं है जी। मतलब ये तो समाज में भी कमी है, डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर ऐसी व्यवस्था, रिजर्वेशन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। वहां पर जब आपको नौकरी मिल गई है, वहां पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो पारदर्शी हो। कोई भी जाति का आदमी ये ना कहे कि मेरे साथ उसके काम का मूल्यांकन। अब तो बहुत सारी टेक्निक आ रही हैं जो आपने बताया अभी, जैसे कर्म के प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए।
हाँ इस हाँ, तो कर्म का मूल्यांकन क्या, जज कौन बैठा है। वो पहले तो क्या होता था, 4 इंटरव्यूअर में ब्राह्मण ही बैठे हो फॉर एग्जांपल, और वो कोई दूसरी जाति का आदमी आ गया, या 4 दलित बैठे हो इंटरव्यूअर और वो कोई दूसरी जाति का आदमी आ गया, इसको साइड करो। तो उन्होंने योजना बना ली, इसको नहीं आगे बढ़ने देना है, या उसको प्रमोशन में आगे नहीं बढ़ने देना है। कुछ अब बॉस है आपका, तो उसी को तो आपका रिपोर्ट कार्ड बनाना है। तो ये अधिकार रिपोर्ट कार्ड बनाने का, मनमानी करने का अधिकार उस बॉस से छीनना चाहिए जो कि आपके प्रमोशन को रोक रहा है। आपका प्रमोशन आपके कर्म के आधार पर होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये बहाना मारकर जो बेकार आदमी है वो भी प्रमोशन पा जाएगा। जी। जो अच्छे लोग हैं वो जाति का आधार पर प्रमोशन पाया जा रहा है, और जो बढ़िया लोग हैं काम कर रहे हैं। तो असल में अगर अनजस्टिस हो भी रहा है तो उस अनजस्टिस को हटाना है, ना कि प्रमोट कर देना है किसी को। अगर कोई 4 आदमी बैठकर बेईमानी करके अपनी जाति को आगे ले जा रहे हैं, सवर्ण बढ़ा ले जा रहे हैं, तो उसे रोकना है, ना कि किसी की जाति के आधार पर उसको आगे बढ़ा देंगे, प्रमोशन कर देंगे। ये तो फिर मतलब कि हमेशा के लिए उसे पंगु बना देना, कंधे पे बैठा के ले चलो फिर उसको, वो तो कुछ करेगा ही नहीं। उसको तो बस उसकी जाति क्या हो गई, जैसे ब्राह्मण जाति से ही उच्च हो गया, बस ऐसे ही वो जाति से ही दलित हो गया। भैया आप हर जगह चाहे कितना भी खा ले, कितना भी पी ले, कितना भी पढ़ ले, वो कमजोरी है। तो क्या अनुभव और कार्य क्षमता पदोन्नति का आधार बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये जब तक अनुभव और उसकी कार्य क्षमता, उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर बनाओ जी। उस पैरामीटर को जाओ, AI भी है आजकल, तो जी। पता कर लो कौन कैसा है जी। और जो बायस्ड लोग हैं उनको हटा दो जी। उनपे भी शिकंजा कसो। जो निचले पायदान पर बैठा है, अनुभवी है, उसको अवसर मिलना ही चाहिए जी। सबसे नीचे भी है ना, उसको अवसर, वो किसी भी जाति का हो, ये बहुत जरूरी है। तो आज के समय में सरकारी नौकरी की मारामारी क्यों है? सरकारी नौकरी की, अभी आप बाहर जाओगे कहीं तो 15,000 में जो आप नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी में 1 लाख मिलेगा, पूरी जिंदगी सिक्योर हो जाती है, और फिर ऊपर की कमाई अलग है। सरकार वेलफेयर ना रहकर सरकार लूट का माध्यम बन गई है जी। तो वो सब उस लूट में हिस्सेदारी चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि हम भी चले जाएं सरकारी नौकरी में। ये कोई समाज के वेलफेयर के लिए सरकारी नौकरी में जाने के लिए लोग तैयार थोड़ी नहीं है। एक तो लाइफ सेट है। एक ड्राइवर को अगर मार्केट में 20,000 रुपए की सैलरी मिलती है, तो अगर सरकारी ड्राइवर है तो 1 लाख रुपए की मिलेगी। उसके बाद फंड, पेंशन, फलाना ढिमका, ये सब कुछ अलग से, छुट्टियां, सारे राइट्स हैं। तो वो कहता है यार ड्राइवर ही होना है, इधर भी ड्राइवर है, उधर भी ड्राइवर है। तो ये जो डिफरेंस है इनकम का, ये सरकार ने पैदा किया है। वही काम का समान काम समान वेतन की बात होती है, लेकिन कहाँ है सरकार में? तो वही टीचर, गेस्ट टीचर हो तो 30,000 में भी नहीं शायद हो जाएगा पूरा। और उसी पढ़ाई को अगर वो सरकारी टीचर पढ़ाए तो उसको 1 लाख रुपए मिल जाएगा, 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा। ये कहाँ का न्याय है भाई? समान काम का समान वेतन दो। ये सरकारी नौकरियों को खुश करने के लिए, क्योंकि सरकार चलाती है ना, उन कर्मचारियों को जरूरत पड़ती है। बराबर 8वां वेतन आ गया, 7वां वेतन आ गया, देते रहो पैसा, देते रहो। और लोग मांग रहे हैं, पेंशनर्स की मैं बात करता हूँ। एक तरफ तो सरकारी पेंशनर्स है, वो रो रहे हैं कि उनको 50,000 पेंशन मिलती है, 60,000 क्यों नहीं हो रही। और एक जगह EPS 95 वाले पेंशनर है, उनकी मिनिमम 1,000 ही है। तो इतना ज्यादा ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिया सरकारी नौकरी होना, यानी कि लाइफ। हमारे समय में नौकरी को सबसे निम्न माना जाता था। हमसे जो पिछली पीढ़ी थी, मुझसे मेरे पापा, और नौकरी करना है भाई, गुलामी है नौकरी। और सच में गुलामी है नौकरी। नौकरी में क्या आप आजाद करके सोच सकते हो अपना? ना खाता ना भाई, जो बॉस बोले वही सही। पूरी जिंदगी आप गुलामी कर देते हो पैसे के लिए। तो नौकरी कोई अच्छी चीज है नहीं है, लेकिन सरकारी नौकर ना होके मालिक है वो दमाद है जी। वो उसको लूटने का भी अधिकार मिला हुआ है इनडायरेक्टली। कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कह सकते कि वो चाहे जो कर रहे हैं। एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नचा देंगे आपको, एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नचा देंगे, और पैसा दे दो हो जाएगा। तो इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए। कोई समाज का वेलफेयर थोड़ी ना करना है, पैसा कमाना है जी। और इसलिए लोग करते हैं ज्यादातर जी। मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का क्या मतलब है? प्राइवेट सेक्टर का तय वो करेगा जो मालिक है वहां का जी। आप कैसे तय कर दोगे? रिजर्वेशन दे दो, इसको दे दो। आप जो कॉमन टैक्स की, आप सरकार का जो असेट्स होती हैं कॉमन होती हैं, सबकी होती हैं। प्राइवेट संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति है, वो किसे बैठाएगा किसे रखेगा, आप इंटरफेयर करोगे बंद कर देगा वो जी। चीनी मिलों में इंटरफेयर किया था ना, बंद हो गई ना, बहुत सारी मिलें, कपड़ों की मिलें बंद हो गई। प्राइवेट आदमी है, वो चाहता है मैं कैसे रखूंगा अपने लोगों को, वो उसका तुम प्रॉफिट या तुम अगर घाटा होगा तुम दे दोगे जी। प्राइवेट
कम अगर एम्प्लॉय को घाटा हो जाएगा, सरकार का तो तुरंत टैक्स से वसूल लोगे घाटा, क्योंकि सरकारों का मतलब प्रॉफिट बनाना नहीं होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब प्रॉफिट होता है। उसके लिए जो प्रॉफिटेबल एम्प्लॉय वो किसी भी जात का है वो रखेगा, जो काम नहीं कर रहा उसकी जात के आधार पर कैसे दे दोगे? अराजकता फैल जाएगी। ये मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होगा। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं हो सकता, वो व्यक्ति चाहे तो हो सकता है। ठीक, वो कोई अभी कोई उद्योगपति टाटा कहे कि मैं जी करूंगा, उसकी अपनी मर्जी है। आजकल तो CSR भी है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दे रहा है फंड, पैसा दे रहा है, उस पर टैक्स लगा दो, वेलफेयर करो लोगों का। रिजर्वेशन का क्या मतलब है? जी जी, वो उसे तय करने दो। किसी के घर में क्या बनेगा ये इंटरफेयर करना सरकार का काम नहीं है, क्योंकि सरकार का वो प्रॉपर्टी सरकार की नहीं है, उसने अपनी मेहनत से बनाई है। उसमें किसको रखेगा, किसको चलाएगा? हाँ, कुछ अनजस्टिस हो रहा है, किसी जाति के आधार पर किसी को गलत कहा गया तो उसके लिए कानून है जी। लेकिन आप कहोगे कि भाई कौन किसको रखेगा, कैसे रखेगा, आप तय करोगे तो आप नाश कर दोगे। जी, और नेतृत्व में आरक्षण क्यों? देखिए, अब मैं यहाँ पे बिल्कुल आरक्षण के खिलाफ लगने लगूंगा आपको जी। और मैं ही नहीं, बाबा साहब भी इसके खिलाफ थे। राजनीति में, नेतृत्व में, राजनीति की बात नहीं करता मैं, नेतृत्व की बात करता हूँ। नेतृत्व माने लीडर। लीडर साहब आरक्षण से नहीं आता, लीडर संघर्ष से आता है जी। अगर किसी को जबरदस्ती लीडर बनाओगे ना आप, वो लीडर नहीं होगा। लीडर समाज में सीखता है, लीडर घिस घिस के बनता है। लीडर कोई ट्रेनर नहीं होता कि ट्रेनिंग करके दे दोगे लीडर, पढ़ा के लीडरशिप दे दोगे किसी को खड़ा करके तू ये जात वाला है तो लीडर हो गया। लीडरशिप तो उसके अंदर का गुण है, उसे तराश सकते हो, उसे बेहतर कर सकते हो, उसको सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन लीडरशिप किसी में पैदा नहीं कर सकते जी। अगर उसके अंदर वो गुण होगा, एक अच्छा फुटबॉलर है, आप उसे थोड़ा और अच्छा बना सकते हो, लेकिन वो फुटबॉलर ही नहीं है तो उसे कैसे करोगे उसके साथ? लीडरशिप बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है। और इसीलिए जब बात हुई थी रिजर्वेशन की, राजनीति में रिजर्वेशन की, तो 10 साल के लिए लागू किया गया था। वो जानते थे, बाबा साहब जानते थे कि यार ये गलत हो जाएगा। राजनीति में जाति के आधार पर या उसके आधार पर रिजर्वेशन ठीक नहीं है, क्योंकि जो सरकार है उसमें तो आ गए, नौकरी में तो आ गए, लेकिन जब नेतृत्व देने की बात है तो जरूरी नहीं है कि जात वाले का वेलफेयर करे। वो तो अच्छा आदमी चाहिए, वो तो लीडर चाहिए। लीडर इस चश्मे से नहीं देखता मेरी जात वाला है तो मैं वेलफेयर करूंगा। जो लीडर होगा, सच्चा लीडर होगा, वो सबकी सुनेगा। मोदी जी कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास। अब मुझे नहीं पता करते हैं कि नहीं करते हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं सबका साथ, लेकिन हिंदुओं के लिए तो शायद मुझे नहीं लगता कि इतना मुखर होके बोलते होंगे। तो सब लोग, अब ये कोई लीडर थोड़ी ना है, ये तो किसी जात के नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं। तो लीडरशिप में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लीडरशिप के अपने पैरामीटर होते हैं, वो तो समाज ही तय करेगा। वहां रिजर्वेशन का मतलब बिल्कुल बाह्यात है। अगर कोई कहता है रिजर्वेशन होना चाहिए, 10 साल के लिए दिया था, खत्म कर देना चाहिए। तो क्या स्वाभाविक नेतृत्व को आरक्षण प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। अगर आपने आरक्षण दे दिया, सपोज करो आपने रोक ही दिया, ये यहाँ महिला सीट बना दी है लक्ष्मी नगर में, और एक मैं बहुत काबिल आदमी हूँ और मैं यहाँ काम करता हूँ, लोग मुझे पसंद भी करते हैं, लेकिन मैं फॉर्म ही नहीं भर सकता जी। सारी जनता मुझे चाहती है, सब कुछ मुझे चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती महिला को ही क्यों बनाना है जी? तो ये आपने तो लीडरशिप मार दी कि महिला होना क्या मतलब है इसका? अगर क्या मैं महिलाओं, एक लीडर क्या महिलाओं का वेलफेयर नहीं करेगा? कोई भी लीडर है तो अगर वो लीडर है तो उसके लिए महिला पुरुष सब समान है जी। महिला ही महिला का वेलफेयर करेगी, ये कहाँ का लॉजिक है जी? समाज में इतने अधिकार मिले हैं महिलाओं को, क्या महिलाओं ने दिलाए हैं? पुरुषों ने, उनमें से कोई पुरुष उठे होंगे, या दलितों को इतने अधिकार मिले हैं, सब दलितों ने दिलाए हैं जी। बहुत सारे सवर्ण भी खड़े हुए हैं उनके लिए। तो लीडरशिप के लिए भाई, लीडरशिप के लिए आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते जी जी। अब जो भी कहता है वो मक्कारी करता है। तो क्या महिलाओं के लिए आरक्षण सही है? गलत है, एकदम गलत है। मैं बताता हूँ कैसे गलत है। आपने देखा होगा साहब, आप तो पॉलिटिकल आदमी हो, प्रधान जी अपनी बीवी को खड़ा कर देते हैं, सब सीट बदल जाती है जी। वो एक सीरीज भी आई थी पंचायत, जिसमें वो प्रधान अपने आप को ही कहलवाता था, बीवी उसकी बेशक बन गई थी। तो आपने जबरदस्ती, वो प्रधान ही था लायक, आपने जबरदस्ती उसकी बीवी को, उसकी मजबूरी हो गई कि अब मैं बीवी को खड़ा करूंगा। बीवी को कुछ नहीं आता, आप जबरदस्ती प्रधान बना रहे हो। अब वो पीछे से जब चलाता है, अपनी चलाता है, तो आप कहते हो भाई क्या हो गया, क्यों चला रहा है, ये महिलाओं का मार रहा है। वो महिला लायक ही नहीं थी। आरक्षण का मतलब महिलाओं को किसी सीट पर खड़े कर देना, महिला सीट कर देना, इसका मतलब है आप प्रतिभा को रोक रहे हो।
कोई महिला प्रतिभावान है उसे आने दो जी। वो पुरुषों को हरा के आती हैं महिलाएं, बहुत सारी संसद में भी पहुंची हैं। धीरे धीरे उनका, आपको पता है पहले संसद में कम महिलाएं थी, फिर धीरे धीरे बढ़ी। अब महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। रिजर्वेशन से नहीं बढ़ा है, वो उनकी एजुकेशन से, उनके वेलफेयर से, उनकी सोचने की शक्ति से धीरे धीरे महिलाओं का नेतृत्व बढ़ा है। तो स्वाभाविक रूप से अगर बढ़ रहा है उनकी हिस्सेदारी, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो रिजर्वेशन? जबरदस्ती करने का मतलब है फिर से गुलाम ले आओगे। कोई नेता नहीं होगा, वहां से अपनी बीबी खड़ी कर देगा, पीछे अपना पोस्टर रहेगा, महिला आ जाएगी लेकिन वो कठपुतली होगी, फिर आप कहोगे ये कठपुतली आ गई। तो भैया ऐसा मत करो। ये मोदी, अच्छा इस पागलपन में सब सहमत है, कांग्रेस बीजेपी सबको लग रहा है कि महिलाओं को इससे लीडरशिप में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। जी जी, क्या बोलते हैं कि ये इश्क नहीं आसा, ये लीडरशिप नहीं आसा, आग का दरिया है और डूब के जाना है। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं चलता। ये तो भैया तप के आदमी निकलता है, कुंदन बनता है सोना तप के। यहाँ पे कोई महिला कर दोगे, पुरुष कर दोगे, कोई दलित कर दोगे, कुछ नहीं, सब बेकार है। अच्छा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, इस कथन से आप कितना सहमत हैं? क्या है, क्या अर्थ है इसका? वास्तविक अर्थ क्या है इसका? ये लोग, बहुत सारा लोग कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का मतलब ये है कि कंट्रोल हमें करो, हमारी जाति की जनसंख्या इतनी है तो हमें इतने अवसर मिल जाने चाहिए। ऐसे तो भाई, ऐसे ये तो कोई लॉजिक है नहीं जी। ये खाम में लोगों में एक तरह का लड़ाने के लिए पैदा किया गया है। अब ये बताओ, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जी और कुछ लोग दोयम दर्जे के होते हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि आप सबको, मूर्खों को भी रखोगे, कंट्रोल सबको दे दोगे। सबको, सबके अधिकार सुरक्षित होंगे लेकिन सबको कंट्रोल तो उसी को दिया जाएगा जो कंट्रोल कर सकता है। अब सारे कह रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी, एक प्लेन उड़ रहा है उसमें 50 आदमी बैठे हैं कि मैं भी चलाऊंगा, मैं भी चलाऊंगा। अबे भाई तू कैसे चलाएगा? तू ठोक देगा कहीं जाके, हैं? सबकी हिस्सेदारी है क्योंकि तुम सब बैठे हो प्लेन के अंदर, तो तुम्हें प्लेन चलाने का अधिकार मिल जाएगा। सब बैठे हो बस में, तो बस के ड्राइवर का अधिकार मिल जाएगा तुमको। कि क्या मतलब है कि ये संख्या से ये लोगों को भड़काने के लिए कहा गया है। जो कहते हैं ना राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो हिस्सेदारी से भी नहीं बनेगा। जो काबिल है, काबिल नौकरी से, सिर्फ परीक्षा से नहीं, बुद्धि से नहीं, उसकी काबिलियत के कई पैमाने जो हम पहले बता चुके हैं। उसकी संवेदनशीलता, उसकी सामाजिकता, उसकी ईमानदारी, उसकी नैतिकता, उसकी बुद्धि, इन सब को मिला के उसकी काबिलियत को जांचो और उसको आगे बढ़ाओ। वो नेतृत्व देगा, वही तो लीडर है जी। वो एक ही होगा, वो सब थोड़ी ना होंगे जी। सब गधे मिलके, तो भाई घोड़ा तो घोड़ा ही होता है। घोड़े का मतलब ये मत कहो कि सिर्फ बुद्धि से घोड़ा बनेगा जी। वो सब, अच्छा वो सबका वेलफेयर करेगा, इन सबकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। जो लीडर होगा ना, वो कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा जी। जब लीडर नहीं भेजते हो तभी डिस्क्रिमिनेशन करता है। वो तुम अपनी जात वाला भेजते हो ना, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है जी। वो दूसरी जात वालों के लिए क्रिएट करता है। जब अपने धर्म वाला भेजते हो ना, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तुम अगर निष्पक्ष आदमी भेजोगे, तुम अगर प्रॉपर लीडर भेजोगे, तो करेगा ही नहीं भेदभाव जी। और वो डरेगा भी नहीं तुम्हारे वोट से। हराना है हरा दो, मैं जो सच है वही करूंगा, भाड़ में जाए तुम्हारी चमचागिरी। तुम 4 वोट दे दोगे मुझे, हरा दोगे, हरा दो, कल को तो दूसरा आ जाएगा। बेईमान आदमी ही समझौता करता है जी, जो वही डरता है। और तुम सोच रहे हो कि डरा लोगे, लीडर को डरा सकते हो? ये जनता मिलकर लीडर को डराती है, ऐसे करो ऐसे करो। अरे तुम थे तो तुम ही बन जाते लीडर जी। उसको ज्ञान दे रहे कोई, ये कानून बना, जनता तय करेगी, सड़क पे तय करेगी कानून बना। अबे भाई, तो तू जाके बन जाता ना नेता। 50 भीड़ इकट्ठी हो जाती है, विषय का जानकार होना चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए, इसके उसको दूरदृष्टि होनी चाहिए, वो लेगा ना निर्णय। घर में बच्चों को निर्णय देने दो क्या खाना बनेगा, तो रोज बाहर से ही आएगा मोमोज और चिली पटेटो हैं। बच्चे थोड़ी ना निर्णय लेंगे, बाप निर्णय लेगा। भाई उसे पता है कि हेल्थ क्या है। जो लीडर है वो निर्णय लेता है समाज में, भीड़ निर्णय नहीं लेती है कि हमने 1 लाख आदमी 2 लाख आदमी सड़क पे इकट्ठे कर दिए, हमने कहा ये कानून बना दो, बन गया जी। उसके लिए विशेषज्ञ होने, विषय के जानकार होने चाहिए और लीडर होने चाहिए जिसको पता है कि इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं जी, वो निर्णय लें समाज। तो क्या प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए? अब फिर वही वाली बात होगी, फिर तो वही जाति वाली बात होगी। जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। प्रतिनिधित्व के 2 तरीके हैं सरकारी नौकरियों में। नौकरियों में ज्यादा लीडरशिप से मतलब नहीं है, वहां भी थोड़ी बहुत होती है, तो वहां पे तो होना चाहिए जी। भाई ऐसा है कि दलितों को भाई रहे, सब रहेंगे तो ठीक रहेगा, एक मिली जुली व्यवस्था रहेगी, गुलदस्ता अच्छा लगता है हर तरह के फूलों। अब एक ही तरह के फूल होंगे तो अच्छा लगेगा जी। तो अगर नौकरियों में बात कर रहे हो तो
होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और मतलब थोड़ा 2-4-5%, ऐसा नहीं कि पूरी कि भाई इतनी जनसंख्या है तो 17% है किसी की, तो 17 ही लोग होने चाहिए उसके, ऐसा कुछ नहीं है। 10 भी चल जाएंगे, बिल्कुल ही जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत विषमता नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कम ज्यादा चलता रहे, लेकिन इतनी भी विषमता नहीं होनी चाहिए कि फिर आप क्लियरली आंखों से देख लो कि यार जाति के आधार पर ये तो है ही नहीं, सारे ब्राह्मण ही भरे हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा जी। मतलब इतना भी मतलब नहीं होना चाहिए, मिली जुली सरकार होनी चाहिए मेरी समझ से। आरक्षण को रोस्टर में गड़बड़ी क्या होती है? देखिए, आरक्षण के रोस्टर की बहुत बात होती है आजकल। क्या होता है यूनिवर्सिटीज में, कभी उतनी जितनी सीटें हैं ना उसके हिसाब से रिजर्वेशन नहीं हो पाता। जैसे 2 ही सीट निकली, अब 2 में कैसे बांटेंगे आप कि जनरल को क्या देंगे, वो क्या उसको क्या देंगे, दलित को क्या देंगे, ओबीसी को क्या देंगे। रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना होता तो रोस्टर बनाते हैं। अब रोस्टर में क्या है, रोस्टर बनाने का मतलब गड़बड़ी सर्कुलर के, अब की बार जो सीट निकलेगी तुम्हारा नंबर आएगा, अब की बार सीट निकलेगी तुम्हारा नंबर आएगा। तो उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ियां कर देते हैं कि किसी का नंबर ही नहीं आता जी। मतलब किसी का नंबर ही आया जा रहा है, बार बार घूम घूम के चक्कर घूम, जैसे वो एक जुआ सा खिला दिया है। तो रोस्टर एक हथियार है जिसके जरिए कोई भी किसी को बाहर कर सकता है। अभी मादिगा और माला कम्युनिटी के साउथ में बात करूं तो वो रोस्टर के खिलाफ बहुत, माला लोग बहुत करते हैं कि रोस्टर में हमें तो नीचे डाल दिया है और हमारे को रिजर्व कर दिया है। तो रोस्टर का मतलब ये है कि रोस्टर जब भी बने तो उसके नियम कायदे बड़े स्पष्ट होने चाहिए। और रोस्टर में क्या होता है कि जैसे वही वाली ये बात है कि रोटेशन में आरक्षण देना, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है बहुत सारी। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं देश में, कई बार कई पॉइंट के रोस्टर बने। मैं अब इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। क्या व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। व्यवस्था, क्योंकि हम सब चीज में परिवर्तन करते हैं, हम तो प्रोग्रेसिव सोच वाली कम्युनिटी है। देखो दुनिया में सारी सभ्यताएं मिट गई, हमारी भारतीय सभ्यता क्यों बची रही? क्योंकि हमने समय के साथ परिवर्तन कर लिया, तो हम बचे रहे। हमने अगर कोई चीज समाज में गलत हुई उसे स्वीकार किया, हमने सती प्रथा हटाया, हमने बहुत चीज उठाई, हमने नई चीजें इंट्रोड्यूस की, हमने रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अगर रिजर्वेशन पुराना पड़ रहा है तो उसके अंदर कुछ रिपेयरमेंट की जरूरत है, रिपेयर करो उसको। उस पर बात करना टैबू हो जाएगा, बात ही नहीं करोगे उस रिजर्वेशन के ऊपर, ये थोड़ी ना होगा। रिजर्वेशन की जहां कमी है, रोस्टर की कमी है, जाति के आधार पे कमी है, आर्थिक आधार पे करना है, उसको चिंतन करो। और क्रीमी लेयर पे बात करनी है, बहुत सारी चीजों पे चिंतन करना है। चिंतन करके बात करके सर्वसम्मति से फैसला लेना है और लगातार चलते रहना चाहिए प्रक्रिया। समाज का सामान्यीकरण होना चाहिए या जातीय पहचान को मजबूत किया जा रहा है? देखिए, समाज का सामान्यीकरण होने, बहुत गहरी बात कर रहे हैं आप। क्या हो रहा है कि एक बार मुझे रिजर्वेशन मिला, अब मैं फिर दलित का दलित रहा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, फिर भी मैं दलित हूँ। अरे भाई, रिजर्वेशन का उद्देश्य क्या था? सामाजिक भेदभाव से हटाना। जब मुझे रिजर्वेशन मिल गया, मैं अच्छे पद पर आ गया, तो फिर मैं दलित क्यों हूँ? मुझे सामान्य होना चाहिए जी। एक बार रिजर्वेशन देकर उससे दलित होने का अधिकार छीन लेना चाहिए। अधिकार मतलब कमजोर होने का अधिकार क्यों करोगे? एक आदमी ताकतवर हो गया, उसको कमजोर क्यों करोगे? अगर आप मानते हो कि रिजर्वेशन से ताकतवर होता है जी। रिजर्वेशन, अब फिर देखो रिजर्वेशन दो मत, या तो आपको रिजर्वेशन के बाद भी कुछ नहीं होता तो फिर काय को रिजर्वेशन दे रहे हो? सामाजिक भेद, हमने पहले ही चर्चा की थी पहले पॉइंट में, सामाजिक भेदभाव को हटाने के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। रिजर्वेशन से कोई एक व्यक्ति एक बार रिजर्वेशन पा लेता है, उसका परिवार पा लेता है, उसका परिवार, तो उसके परिवार को सामान्य घोषित कर देना चाहिए जी। क्योंकि सामान्य जाति में हो गए अब आप जी। सामान्य जाति का मतलब ये कि आप सामान्य हो गए, आप दलित नहीं रहे जी। आपको दलित कोई कह नहीं सकता, आप दलित खुद को भी नहीं कह सकते। दलित वो रह गए जो पीछे पड़ा है जी। तो क्योंकि जाति तो जन्म से होती है, लेकिन क्लास जी, क्लास कौन 4 क्लास बनाए ना? क्लास तो यार कर्म पे बना दो जी। क्लास का मतलब तुम भी तो मनुवादी हो गए। मनु को तो कहते हैं, मनु को दिन भर गाली देते हैं कि भाई, या जो बहुत सारे लोग देते हैं कि उन्होंने जाति के आधार पर समाज बना दिया। अरे तुम तो कर्म के आधार पे बनाओ, तुम क्यों सुधार कर रहे हो? अब वो अच्छा काम करने लग गया, उसे सामान्य कर दो। वो दलित ही बना रहता है जिंदगी भर, और फिर वो क्रीमी लेयर में घुस के मलाई चाटता रहता है, खाता रहता है, उसके बच्चे दलित बने रहते हैं और सब खा रहे हैं, मतलब सब मजे ले रहे हैं उसके बच्चे, और अपने ही जाति के लोगों का हक और अधिकार मार रहे हैं। तो भैया मनुवादी तुम हो जो तुम अपनी खास किस्म के एजेंडे को लगाए हुए हो। मनुवादी वो नहीं है जो जिनके पास किताबें भी नहीं है, जिन्होंने मनुवाद पढ़ा भी नहीं है। असली मनुवादी तुम हो जो मनुवाद का विरोध कर रहे हो। क्योंकि
तुम्हारे अंदर वो मनुवाद घुसा हुआ है अपनी जाति के आधार पर, क्योंकि तुम सामान्य होना नहीं चाहते, तुम उठना ही नहीं चाहते, तुम गिरे, और तुम क्या समाज में आप भेड़ चाल हो गई, सब कमजोर दिखा रहे हैं अपने आप को। जो शक्तिशाली लोग थे वो भी कह रहे हैं हम भी कमजोर हैं। सरकार ने सामान्य वर्ग को भी कमजोर कर दिया कि भाई वो जो कल तक कहते थे कि हम मजबूत हैं, आज वो भी रो रहे हैं कि हमें भी दे दो, हम भी कमजोर हो गए। ये क्या बना रही है? समाज उत्थान की तरफ जाके पतन की तरफ जा रहा है, सबको कमजोर बनना है। क्या आरक्षण समाज को जोड़ता है या फिर अलग अलग पहचान में स्थायी बनाता है? मुझे तो लग रहा है अब अलग अलग पहचान बना रहा है। अब तो चिल्ला के लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं दलित हूँ, ये कोई सम्मान की बात है? कमजोर होना मैं गरीब हूँ चिल्ला के कह रहा है, क्योंकि चिल्लाएंगे तो अधिकार मिल जाएगा। मैं फलानी जाति का हूँ तो मुझे रिजर्वेशन दो। ये तो जाति क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो रिजर्वेशन मिलने के बाद उसकी जाति, उसकी क्लास, जाति तो नहीं कहूंगा, जाति तो जन्म से रहती है, उसकी क्लास खत्म होनी चाहिए थी। जब रिजर्वेशन मिल गया तो उसकी क्लास सामान्य होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी क्लास वही रहती है, ओबीसी रहता है, एसटी रहता है, एससी रहता है, और जनरल रहता है। तो भैया रिजर्वेशन का मतलब क्या है? रिजर्वेशन का मतलब है वो उसका सामान्यीकरण, समाज का सामान्यीकरण होना चाहिए, समाज का जनरलाइजेशन होना चाहिए, समाज में सब बराबर होने चाहिए। सब बराबर कर दो समाज के अंदर, एक बार रिजर्वेशन दो, उससे कहो तू बराबर हो गया, अब दूसरे का नंबर आने दे। जी। लेकिन तुम ओबीसी बने रहते हो, एससी बने रहते हो, एसटी बने रहते हो। मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं अब आदिवासियों की परंपराओं की बात नहीं कर रहा, उसे छेड़ने की। समाज में देखने का नजरिया, उन्हें भी सामान्य घोषित करो। उनकी जो क्लास है उनके जन्म से नहीं, अगर उनके जन्म से ही उनकी क्लास तय कर रहे हो आप, उनकी जाति की तरह, जैसे जाति तो एक वो था, बुराई थी जो उनके जन्म से आ रही थी मनुवाद में, तो तुमने क्लास बनाई तो तुमने भी तो वही बुराई कर दी। तुम उन्हें सामान्यीकरण होने नहीं दे रहे हो, तुम तो समाज में जाति में बांट रहे हो कि तू उसी जाति का बना रहे और अपनी जाति का आधार पर लेता रहे, और फिर क्या फायदा? तो इसका मतलब तो जातिवाद तुम भी ना हटाना चाहते, तुम बढ़ा रहे हो। आप देखोगे आज सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जिन्हें सवर्ण भी कहते हैं, उनमें इतना जातिवाद नहीं है जितना निचले तबके पे जातिवाद है। उनके अंदर ज्यादा गहरी जातिवाद समा गया है। पहले सामान्य वर्ग बहुत जातिवादी था, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता था। आज जो निचले स्तर पे बैठा हुआ है इस रिजर्वेशन की वजह से, वो बहुत जातिवादी हो गया है। वो टॉपिक ही जाति पे शुरू करेगा, अपने पुरखों की गाने लगेगा इधर से उधर। वो सामान्य नॉर्मल बात कर ही नहीं सकता, वो शुरू ही जाति से हो जाएगा और फिर एकदम हर्ट हो जाएगा। जैसे मेरी जाति पे अटैक कर दिया, तुरंत जाति पे आ जाएगा कि तो मेरी जाति है। उसने सामने वाले ने पूछी भी नहीं उसकी जाति, फिर भी तुरंत बताएगा मेरी जाति इसलिए, तू इसलिए मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। तुरंत जाति का कार्ड खेल देगा, SC/ST एक्ट की बात करने लगेगा। ये क्या है भाई? ये इसके क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, इतना समय आपने दिया। और दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आपको, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।